स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। करें कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है उत्कर्ष, निष्कर्ष। बी कह रहा है निरामिष, शामिस। सी कनिष्ठ, ज्येष्ठ। और डी कह रहा है ग्राहिका, त्याज्य। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है वो असंगत विकल्प है। तो जो असंगत विकल्प है वो विकल्प ए जो है वो असंगत है। उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है बल्कि उत्कर्ष का अपकर्ष जो है वो विलोम होता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बताना है। ए अंबर, बी मधुदूत, सी तारापथ और डी अब्र। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो मधुदूत जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुदूत आम, भौरा और बसंत का पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो है इसका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि शब्द वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि वाक धनजाल, बी वाग धनजाल, सी कह रहा है कि वाक धनजाल और डी कह रहा है कि वाक धनजाल। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है वो सही होगा। तो आप इसको सही वाले प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है, प्रश्न नंबर तीसरे का। तो इसका विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। वाक धन जाल जो है होता है वाक जाल, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि विरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि बीराधन उचित, बी वीरधन उचित, सी बीरोधन उचित और डी कह रहा है कि बीरधन रोचित। तो आपको ये बताना है कि विरोचित का सही संधि जो विच्छेद है वो सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विरोचित का सही संधि विच्छेद वीरधन उचित हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो इसका उत्तर सही होगा। ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे कि जो व्याकरण को जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये आपको बताना है। ए करे कि व्याकरण, बी करे कि व्याकरणी, सी करे कि व्याकरणक और डी करे कि व्याकरणिक। तो आपको बताना है कि जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द में उसे हम क्या कहेंगे, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि बधूत्सव, बी कह रहा है कि बधूत्सव, सी कह रहा है कि बधूत्सव और डी कह रहा है कि बधूत्सव। तो आपको बताना कि कौन सा बधूत्सव जो है इसमें सही लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से अगर देखें तो बधूधन उत्सव होता है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। ये करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी सभी जो है वो करेक्ट सही लिखे हुए नहीं है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है कि अनुलोम का विलोम क्या होगा? ये आपको बताना है। ए कह रहा है सुलोम, बी प्रतिलोम, सी अनुलोम और डी अवलोम। तो आपको बताना है कि अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुलोम शब्द का जो विलोम होता है वो प्रतिलोम होता है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विद्यासागर का समासिक विग्रह है। ए विद्या और सागर, बी विद्या का सागर, सी विद्या के लिए सागर और डी विद्या में सागर। तो आपको बताना है इसका सही जो है समासिक विग्रह क्या होगा। तो विद्यासागर का समासिक विग्रह विद्या का सागर होगा। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है? ए साहसिक कार्य करना, बी स्वामी के बल पर सेवक का साहस, सी वीरता का विश्वास होना और डी गड्ढे में कूदना। तो आपको बताना कि जो ये कहावत लिखी है इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस होना।
अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बयार किसका पर्यायवाची है? ए धरती, बी जल, सी पवन और डी अग्नि। तो आपको बताना है कि बयार किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो बयार जो है वो पवन का पर्यायवाची है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या है, वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे चिर और चीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ए पुराना वृक्ष, बी वृक्ष पुराना, सी पुराना कपड़ा और डी कपड़ा पुराना। तो आपको इसका सही उत्तर जो है बताना है। जो ये शब्द युग्म लिखा हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है, चिर का मतलब पुराना और चीर का मतलब कपड़ा होता है। तो पुराना और कपड़ा हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए जोगी घर छोड़े बिना सिद्ध नहीं हो सकता, बी सिद्ध होने के लिए जोगी होना जरूरी है, सी अपने लोगों में आदर नहीं होता और डी अपने लोगों में जो आदर मिलता है वह बाहर नहीं मिलता। तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ जो है वो क्या होगा। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, तो मतलब अपने लोगों में आदर नहीं होता। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए कौन सा उपयुक्त है? ए मासिक कार्य, बी साप्ताहिक कार्य, सी वार्षिक कार्य और डी पाक्षिक कार्य। तो आपको इस 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए साप्ताहिक कार्य जो है वो उपयुक्त विकल्प बनेगा। तो बी इसका उत्तर क्या है, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे कि चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्बिन आन अड़ी, उपयुक्त में रेखांकित पंक्ति उर्बिन आन अड़ी का भाव क्या है? तो आपको इसमें जो है उर्बिन आन अड़ी जो लिखा हुआ है, इसका भाव क्या है, ये आपको बताना है। ए करे कि कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, बी करे कोई रुचि नहीं रह गई, सी हृदय में फंस गई है और डी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तो आपको बताना कि उर्विन आन अड़ी का भाव क्या है। तो उर्विन आन अड़ी का मतलब होता है हृदय में फंस गई है, अर्थात विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि भोजन को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द क्या होगा? ए जठराग्नि, बी बड़वाग्नि, सी मंदाग्नि और डी दावाग्नि। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भोजन पकाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? तो भोजन पकाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ए देवनागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी गुप्त लिपि और डी कुटिल लिपि। तो आपको बताना कि कुटिल लिपि का विकास किससे हुआ है। तो कुटिल लिपि का विकास जो है वो गुप्त लिपि से हुआ है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या है, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल कह रहे हैं कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? ए नाम धातु क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी क्रिया विशेषण और डी पूर्वकालिक क्रिया। तो आपको बताना है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। जैसे बात से बतियाना, जूता से जुतियाना और लात से लतियाना आदि शब्द बन जाते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 18। कह रहा है कि हरी घर में है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी अधिकरण कारक और डी कर्ता कारक। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि हरी घर में है किस तरह के कारक का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान, बी अतिशोक्ति, सी विभावना और डी विरोधाभास। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसमें क्या होगा, वो सही हो जाएगा। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और भी समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है।
20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी वक्रोक्ति और डी रूपक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है या रूपक है। तो यदि इस पंक्ति में देखा जाए तो इस पंक्ति में जो है वो रूपक अलंकार है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तारा, अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो कि उपमान है का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर का प्रयोग हुआ है? ए कह रहा है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है। बी लड़का अब अपने गांव से चलता है, पाँव से चलता है, लड़का अब अपने पाँव से चलता है। सी वह घर से बाहर आया और डी राम के हित लक्ष्मण बन गए। तो आपको बताना कि इसमें किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प डी में जो है संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। राम के हित लक्ष्मण बन के गए के हित का भी प्रयोग जो है वो संप्रदान कारक के विभक्ति के रूप में किया जाता है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? कि इस विषय में आपकी क्या राय है? बी हम आप अपने आप को भूल गए। सी यह बात आप ही कह दीजिए और डी आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। तो आपको बताना कि इसमें से किस वाक्य में जो है वो मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग जो है विकल्प बी में नहीं किया गया है। हम अपने आप को भूल गए, इसमें मध्यम पुरुष का नहीं बल्कि प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है या उत्तम पुरुष का प्रयोग कह सकते हैं। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? ए साथी, घी, शक्कर, बी इमली, चांदी, लौकी, सी भलाई, हलवाई, ईसाई, डी हाथी, बालू, आलू। तो आपको बताना कि किसमें सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इसमें विकल्प बी में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, इमली, चांदी और लौकी। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? ए कमजोरी के कारण लड़का से चला नहीं जाता, बी छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, सी वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है और डी मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो आपको बताना है कि इनमें से किस वाक्य में जो है वो भाववाच्य नहीं है। तो भाववाच्य जो नहीं है वो विकल्प सी में भाववाच्य नहीं है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? ए कह रहे हैं कि कर्तृवाच भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। बी कह रहे हैं कि कर्मवाच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सी कह रहे हैं कि भाववाच केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है और डी कह रहे हैं कि प्राणांतक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो देखिए विकल्प बी जो है वो सही नहीं है। कर्मवाच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में नहीं होता है, बल्कि कर्मवाच में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।